नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी चैनल पर नए हो और जो विद्यार्थी सीईटी, एलडीसी और जितनी भी वैकेंसियां हैं राजस्थान की जिनमें जनरल साइंस आती है उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे कि इससे पहली वीडियो में अपन ने ये पढ़ चुका था कोशिका की सामान्य जानकारी, और आज अपन पढ़ेंगे कोशिका के कोशिकांगों के बारे में। इसका कोशिका का सचित्र वर्णन देख लिया था अपन ने, और जो कोशिकांग होते हैं उनके खोजकर्ताओं के नाम देख लिए थे। आज पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? तो कोशिका सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक थे, एम जी स्लाइडन और थियोडर स्वान। कोशिका सिद्धांत क्या है? तो इसमें दोनों वैज्ञानिक ये वनस्पति शास्त्री थे, और थियोडर स्वान, स्वान यानी कि कुत्ता, कुत्ता क्या होता है? जंतु। तो ये जंतु शास्त्री थे। याद करने के लिए बता रहा हूँ वैसे में। तो 1938-1939 में दोनों ने अलग अलग, एम जी स्लाइडन ने पादपों के लिए कोशिका सिद्धांत दिया था। अर्थात एम जी स्लाइडन ने कहा था कि पादपों की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो कोशिका होती है। 1839 में थियोडर स्वान ने जंतुओं के लिए यही बात कही थी कि जंतु जीवों की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। और इन्होंने कोशिका की परिभाषा दी थी इस सिद्धांत के अनुसार कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवांशिकी व स्वतः जनन क्षमता युक्त इकाई है। कैसी है? स्वतः जनन क्षमता युक्त इकाई है। आनुवांशिकी क्यों कहा गया है? क्योंकि आपके कोशिका के अंदर ही पाया जाता है क्या? डीएनए गुणसूत्र ये कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं, इसलिए इसे आनुवांशिकी की भी कहा गया है। इस सिद्धांत की असफलता ये रही थी कि यह सिद्धांत यह नहीं बता पा रहा था कि नई कोशिका कैसे निर्मित होती है, नई कोशिका कैसे बनती है। तो इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए आपके एक वैज्ञानिक हुए थे, रूडोल्फ विर्चोव। इसका क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। रूडोल्फ विर्चोव 1855 में इन्होंने बताया था कि जो नई कोशिका होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका से ही मिलकर बनती है। किससे बनती है? नई कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से मिलकर बनती है। लेकिन इनका कथन फेमस है। इन्होंने जो जर्मन भाषा में कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसी का अर्थ होता है कि नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनती है। लेकिन इन्होंने ये हिंदी में नहीं कहा था, इन्होंने ये कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो पूछा जाता है कि रूडोल्फ विर्चोव का कथन क्या था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनती है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? तो रूडोल्फ विर्चोव ने कहा था। अब बात करते हैं अपन कोशिकांगों के बारे में। कोशिकांग जो अपने पूर्व वीडियो में पढ़ा था, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले अंगों को अपन कोशिकांग कहते हैं। और उसमें संरचना में पढ़ा था सबसे बाहरी अंग होता है वो होता है शेल वॉल, और ये किस में पाई जाती है? पादप में पाई जाती है। शेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। पहली बात, कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो पहले इसकी मैं चित्र के माध्यम से आपको बताता हूँ कोशिका भित्ति क्या है। पहली आकृति, कोशिका भित्ति षटकोणीय होती है। कैसी होती है? षटकोणीय आकृति में होती है। कुछ इस प्रकार की आकृति होती है कोशिका भित्ति की। इसे थोड़ा सा बड़ा मान लेता हूँ, रुक जाओ मैं। हाँ, ऐसी होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का चित्र है, ये किसका चित्र है? सेल वॉल का चित्र है, जो पादपों में पाई जाती है। मुख्यतः किसमें पाई जाती है? सेल वॉल पादपों में पाई जाती है। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? पहली विशेषता, यह कठोर यानी कि दृढ़ होती है। दूसरी विशेषता, यह निर्जीव होती है। तीसरी विशेषता है इसकी, कैसी होती है? पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब पदार्थ इसके आर पार जा सकते हैं, पदार्थ आर पार जा सकते हैं, इसलिए ये पारगम्य भी होती है। साथ ही साथ इसकी कोशिका भित्ति में यहाँ पर मध्य पटलिका बनी होती है। मध्य पटलिका जो कैल्शियम और कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। फिर यहाँ पर प्राथमिक शेल वॉल होती है, फिर द्वितीयक शेल वॉल होती है, और जो द्वितीयक शेल वॉल होती है वो लिग्निन की सर्वाधिक बनी होती है। किसकी? लिग्निन की। इसके बारे में मैं जानकारी अभी दूंगा आपको। मतलब केवल कच्चा चित्र इतना मान लीजिए कि आपके ये शेल वॉल है। क्या है? शेल वॉल
होती है जो दृढ़ होती है और पारगम्य होती है तथा निर्जीव होती है। साथ ही क्या होती है, निर्जीव होती है तथा पादपों में ही पाई जाती है। पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में यह सेल वॉल नहीं पाई जाती है। यह विभिन्न जीवों में विभिन्न पदार्थों की बनी होती है। ये भी लिखाऊंगा आगे, जैसे कि शैवालों में यह सेलुलोज, मेनान्स और गैलेक्सेटन की बनी होती है। इस प्रकार से ठीक है, पढ़ते हैं अब अपन शेल वॉल के बारे में। शेल वॉल यह दृढ़ होती है, निर्जीव होती है, वह पारगम्य होती है। यही कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोशिका को आकार प्रदान करने का काम आपकी कौन करती है? शेल वॉल करती है। लेकिन वास्तविक आकार आपके रिक्तिका प्रदान करती है, जो आगे की वीडियो में बताया जाएगा आपका। पादपों में कोशिका भित्ति पूछ ले आपसे किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। सेलुलोज वही पदार्थ है जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ आपको याद रखना है, सेलुलोज है। कौन सा है? सेलुलोज है। तो पादपों में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की और लिग्निन की। कवक में बनी होती है काइटिन की। ये क्वेश्चन हुबहू एग्जामों में पूछे गए हैं आपके। तो कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक में कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। जीवाणु में आपके पेप्टोग्लाइकिन की। शैवाल में सर्वाधिक मात्रा में शैवाल में सेलुलोज की बनी होती है तथा कुछ मात्रा में पदार्थ होते हैं मेनान्स और गैलेक्सेक्टन्स। मेनान्स, लेकिन आप सेलुलोज ही याद रखना। पादपों में यह कोशिका पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। क्या? जो सेल वॉल होती है आपकी कोशिका भित्ति, एक तरह से बाहरी आवरण कह सकते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है। यानी कि मानव के अंदर भी मानव की कोशिका में भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके कि सेल वॉल के निर्माण में सर्वाधिक किसका प्रयोग करते हैं? तो सेल वॉल के निर्माण में सर्वाधिक अपन कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग लेते हैं। इसकी चित्र नीचे बता देता हूँ मैं आपको। ये जो दिख रहा है ये है कोशिका भित्ति का चित्र। जैसा कि मैंने कहा था षटकोणीय होती है। कैसे होती है? षटकोणीय होती है। 1 2 3 4 5 और ये 6 षटकोणीय होती है। दूसरी बात, यह बाहरी जो परत होती है यह होती है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका जो कैल्शियम या पैक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पैक्टेट की बनी होती है। इसके बाद में होती है प्राथमिक भित्ति। कौन सी भित्ति? प्राथमिक भित्ति। फिर द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द्वितीयक भित्ति में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? यानी कि द्वितीयक भित्ति सर्वाधिक किससे बनी होती है? तो लिग्निन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लिग्निन से बनी होती है। फिर ये बाह्य स्तर, मध्य स्तर, अंत स्तर है, ये आपके काम का नहीं है, इतना याद रखना है। शेल वॉल 2 प्रकार की, कौन कौन सी? एक तो प्राइमरी सेल वॉल यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति, एक सेकेंडरी सेल वॉल द्वितीय कोशिका भित्ति, और इनके बीच में होती है एक मध्य पटलिका जो किससे बनी होती है? पैक्टेट से बनी होती है। अब अगले कोशिकांग पर चर्चा करते हैं। अगला कोशिकांग अपना कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इस पर चर्चा करते हैं पहले। कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली होती है। मतलब ऐसी संरचना नहीं होती, लेकिन आप मान लीजिए यह कोशिका झिल्ली है। आपके क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। यह जंतु व पादप दोनों में ही पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों कोशिकाओं में ही पाई जाती है। और इसकी कोई खास बात, हाँ, यह परिवहन नियंत्रण करती है। क्या नियंत्रण करती है? परिवहन को नियंत्रित करती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका के निर्माण में सहायक होती है। निर्माण में सहायक होती है। यह अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है यह झिल्ली, क्योंकि यही झिल्ली परिवहनों को नियंत्रित करनी है। चयनात्मक क्यों कहा गया है? क्योंकि यही निर्धारित करती है कि कौन से पदार्थ कोशिका में प्रवेश करने हैं और कौन से पदार्थ कोशिका में प्रवेश करने नहीं हैं। कोशिका में पदार्थों का जो प्रवेश होता है वो कहलाता है एंडोसाइटोसिस, और निष्कासन होता है वो कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। यदि कोशिका में ठोस पदार्थ प्रवेश करे तो फैगोसाइटोसिस, और तरल पदार्थ प्रवेश करे या बाहर निकले तो पिनोसाइटोसिस कहलाता है। कोशिका झिल्ली की बात कर रहे थे, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की, लिपिड की, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। कोशिका झिल्ली को अपन सैंडविच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंडविच जैसी संरचनाएं होती है इसकी। सैंडविच मॉडल के द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी। और सैंडविच जैसी संरचना क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर ऐसी बाहरी सतह पर ये होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं ये?
बाहरी सतह होती है ये होती है प्रोटीन की, और इसमें फास्फोलिपिड या लिपिड अंदर धसे हुए रहते हैं। जैसे सैंडविच में वो धसे हुए रहते हैं ना, आलू पत्ता गोभी, ये होते हैं फास्फोलिपिड। क्या होते हैं? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं आपके किसमें? कोशिका झिल्ली में। फास्फोलिपिड लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जंतु व पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कौन? कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं अपन। अर्धपारगम्य होती है या चयनात्मक पारगम्य होती है, क्योंकि यही निर्धारित करती है कि कौन से पदार्थ कोशिका में जाने हैं और कौन से पदार्थ कोशिका में प्रवेश नहीं करने हैं। कोशिका में परिवहन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। कौन करती है नियंत्रित करने का कार्य? कोशिका झिल्ली करती है। 1972 में तरल मोज़ेक मॉडल, 1972 में एक मॉडल प्रस्तुत हुआ था, तरल मोज़ेक मॉडल, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। यह सिंगर व निकोलसन ने प्रस्तुत किया था और इसकी संरचना के बारे में जानकारी सर्वप्रथम इन्होंने ही दी थी। 1972 में कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सिंगर व निकोलसन ने दी थी और तरल मोज़ेक मॉडल के द्वारा दी थी। किस मॉडल के द्वारा दी थी? तरल मोज़ेक मॉडल के द्वारा दी थी। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली में पदार्थों का जो अंत परिवहन होता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अंत परिवहन क्या कहलाता है, तो वह एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडोसाइटोसिस कहलाता है। और बाह्य परिवहन आपके एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। यदि कोशिका में ठोस पदार्थों का परिवहन होता है तो वो फैगोसाइटोसिस कहलाता है, और यदि कोशिका में ठोस या तरल पदार्थों का परिवहन होता है तो वो पिनोसाइटोसिस कहलाता है। तरल यानी कि पानी कैसा है? तरल। तो तरल पदार्थों का परिवहन होगा तो आप जान जाएंगे वो क्या कहलाएगा? पिनोसाइटोसिस। बचा ठोस पदार्थों का परिवहन, फैगोसाइटोसिस होता है। एक्सो यानी होता है बाहर, तो बाह्य परिवहन एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। और कोशिका झिल्ली में पदार्थों का अंत परिवहन एंडोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ये आपके कोशिका झिल्ली की संरचना है। सेल मेम्ब्रेन की, ये प्रोटीन स्तर होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटीन स्तर होते हैं और इनके बीच में ये लिपिड धसे हुए रहते हैं। क्या है ये लिपिड? धसे हुए रहते हैं, फास्फोलिपिड। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, इसलिए इसे सैंडविच संरचना भी कहते हैं। कोशिका को क्या कहते हैं? सैंडविच संरचना भी कहते हैं। अब अगले अंग पर बात करते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, इसकी खास विशेषताएं क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की? पहले इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खास विशेषता ये है, पहले इसको चित्र देखते हैं। चित्र मैंने आपके लिए मौजूद भी कर रखा है। ये इसका चित्र है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो यहाँ पर जो द्रव भरा रहता है, क्या भरा रहता है? द्रव। ये कहलाता है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव मैट्रिक्स कहलाता है और इसे हिंदी में अपन अधात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधात्री बोलते हैं। अधात्री बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये आपको उभारनुमा संरचना दिख रही है, इन्हें आप क्रस्टी बोलते हो। क्या बोलते हो? क्रस्टी बोलते हो। और इन क्रस्टियों पर भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे प्रमुख विशेषता होती है इसमें स्वयं का डीएनए होता है। हालांकि डीएनए एकल होता है, डबल नहीं होता है, सिंगल एकल वर्तुल डीएनए होता है। एकल वर्तुल डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे अपन ने क्या नाम दे रखा है? प्लाज्मिड। जिसे भी प्लाज्मिड कहते हैं। जिस एकल वर्तुल डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। इसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रमुख मुक्त होती है या उत्पन्न होती है। और एटीपी क्या है? ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है एटीपी। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आप नोट करके लिख सकते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रूप होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित होता है, एटीपी के रूप में निर्मित होती है। और इन क्रस्टी जो माइटोकॉन्ड्रिया में अपन ने उभारनुमा संरचना पढ़ी थी, जिसे क्या नाम दिया था आपने? क्रिस्टी। यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे स्वायत्त शासी अंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को स्वायत्त शासी अंग भी कहते हैं। और एकमात्र ऐसा कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास स्वयं का डीएनए होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका खोज कॉलिकर ने की थी, नामकरण कार्ल वेंडा ने किया था। यह दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, यानी कि दो झिल्लियां पाएंगी, बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। इसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं क्योंकि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे अर्धस्वायत्तशासी अंग कहते हैं क्योंकि वायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। इसमें जो उभारनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे जैसा कि मैंने चित्र में बताया था, उन्हें क्रस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्टी कहते हैं। क्रस्टी पर कण पाए जाते हैं जिन्हें F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक द्रव भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। एक शब्द लिख लेना आप, अधात्री। हिंदी में पूछा जाता है, मैट्रिक्स या अधात्री एक ही शब्द है ये, अधात्री। मैट्रिक्स में केवल एकल वर्तुल डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। एकल वर्तुल डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के चित्र पर। ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। ये है बाह्य झिल्ली, क्योंकि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये ऐसे यहाँ तक सीधी बाह्य झिल्ली हो जाएगी, फिर यहाँ से यूँ वापस ये आपकी आंतरिक झिल्ली या भीतरी झिल्ली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंतरिक झिल्ली या भीतरी झिल्ली हो जाएगी। और अधात्री, अधात्री किसे कहा था? जो अपन ने इसमें जो जल भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, जिसे मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। और जो ये उभारनुमा संरचना है इन्हें क्रस्टी कहते हैं। और अवकाशिका या अंतरझिल्ली आपके लिए नहीं है। और इन क्रस्टियों पर एक कण पाया जाता है F1 कण, जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं। तो एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं अपन कोशिका जल्दी जल्दी, ताकि आप जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। कोशिका, क्या बात कर रहे हैं? कोशिका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। कोशिका लैटिन भाषा के सेलुला से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा या कोष्ठ। और कोशिका क्या होती है? जीवों की सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका। कोशिका वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसका समूह मिलकर, कोशिकाओं का ग्रुप मिलकर आपके ऊतक का निर्माण करता है, और ऊतकों का ग्रुप मिलकर अंग का निर्माण करता है, अंगों का ग्रुप मिलकर आपके शरीर का निर्माण करता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन इन्होंने पेड़ की छाल में खोजा था और मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक को ही जाता है कोशिका खोज का श्रेय। और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, जिन्होंने जीवाणु की खोज भी की है। आपकी किसकी? जीवाणु की खोज भी की है, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। वायरस के बारे में भी अपन ने जानकारी ली थी। वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। यह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता था। वायरस की खोज दिमित्री इवानोवस्की ने की थी, जब वो तंबाकू में मोज़ेक रोग का अध्ययन कर रहे थे। सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है आपकी वायरस। इसके बाद में अपन ने और इन्फॉर्मेशन ली थी कि संख्या के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जिन कोशिकाओं का शरीर, यानी कि जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास। आपको इनके उदाहरण याद रखने, उदाहरण महत्वपूर्ण है। बहुकोशिकीय जीवों के बारे में, जिन जीवों का शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे मानव, पक्षी, जानवर आदि। इसके बाद में कोशिका की केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका के दो प्रकार पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक अस्पष्ट तथा अल्पविकसित होता है। कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। प्रोकैरियोटिक से याद आया, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपकी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आप नोट करके लिख सकते हैं अभी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जैसे केंद्रक से ही प्रश्न उठा ले कि जो अपनी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल आरबीसी, लाल रक्त कणिका, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये नोट कर सकते हैं आप पॉइंट। यूकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिसमें केंद्रक सुविकसित व सुस्पष्ट दिखाई देता है, उसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं।
ये कोशिका का चित्र पढ़ा था अपन ने, क्या अपन को ये पढ़ने हैं। तो आज क्या क्या पढ़ लिया अपन ने कोशिकांगों में? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पढ़ चुके हैं, शेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पढ़ चुके हैं। अब अपन कल क्या क्या पढ़ेंगे? तो कल की क्लास में पढ़ा जाएंगे आपके एक तो लवक यानी कि प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ये जो लवक है ये पढ़ेंगे, और गोल्जिकाएँ, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, और गोल्जिकाएँ, गोल्जिकाएँ कहाँ गया, हाँ गोल्जी बॉडी, और वैक्यूल्स रिक्तिका, इन पर चर्चा करेंगे कल की क्लास में। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले अंगों को अपन ने कोशिकांग कहा था। क्या कहा था? कोशिकांग कहा था। और साथ में ही कुछ खोजकर्ताओं के नाम पढ़े थे। केंद्रक की खोज आपके रॉबर्ट ब्राउन ने की है, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की है। किसने की है? कॉलिकर ने की है। ये सभी कोशिकांगों के खोजकर्ता मैंने आपको लिखाए थे, जबकि नामकरण कॉर्ल वेंडा ने किया है। कुछ किताबों में मतलब विवाद स्वरूप है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान व फ्लेमिंग भी मानते हैं। राइबोसोम की खोज पैलेट ने की है, लाइसोसोम की डी डूबे ने, रिक्तिका की डुजार्डन ने, कवक की शिम्पर ने की है। सर्वप्रथम नामकरण हैकल ने दिया है। किसने दिया है? हैकल ने दिया है। इसी प्रकार गुणसूत्र की खोज स्टार्सबर्गर ने 1875 में की है। नामकरण वोल्डेयर ने 1881 में किया है। गोल्जिकाय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की है। तारक्काय की खोज वॉन वेंडेन ने की है। इनके बारे में आपको बताऊंगा गोल्जिकाय और तारक्काय के बारे में। शुक्राणु के अग्रपिंड का निर्माण करता है गोल्जिकाय आपकी, और शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है तारक्काय। जीव द्रव्य की खोज की थी आपकी पुरकिंजी ने। धन्यवाद।